अब हम भारत के उन महान व्यक्तित्वों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमारे इतिहास, विज्ञान और आध्यात्म को एक नई दिशा दी है। सबसे पहले बात करते हैं सुश्रुत की। माना जाता है कि सुश्रुत आज से लगभग 600 BC प्राचीन काशी शहर में रहा करते थे। वे धन्वंतरी के गुरुकुल से निकले देवोदास के शिष्य थे। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता नाम का एक अद्भुत ग्रंथ लिखा जो आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सा के 3 सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। आपको जानकर गर्व होगा कि उन्हें सर्जरी का जनक और प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। वे दुनिया के उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने मानव शरीर की रचना को समझने के लिए मृत शरीर का सहारा लिया था। साथ ही उन्होंने बनारस विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में चिकित्सा नैतिकता के नियम भी स्थापित किए थे। इसके बाद नाम आता है चरक का। माना जाता है कि वे 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा के बीच उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। वे कुषाण साम्राज्य के शाही चिकित्सक थे और उन्हें भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है। उन्होंने चरक संहिता लिखी जो आयुर्वेद का आधार है। इस किताब में उन्होंने औषधीय पौधों और उनके गुणों के बारे में विस्तार से बताया है। इसमें हिमालय की तलहटी में हुई आयुर्वेद के विद्वानों की एक बड़ी सभा का भी जिक्र है जिसकी अध्यक्षता अत्रेय ने की थी। चरक ने ही त्रिदोष सिद्धांत दिया था जिसमें शरीर की गति को वात, बदलाव को पित्त और स्थिरता को कफ से जोड़कर स्वास्थ्य को समझाया गया है। इतिहास के पन्नों में एक और महत्वपूर्ण नाम विक्रमादित्य प्रथम का है जो बादामी चालुक्य वंश के राजा थे। हाल ही में दावणगेरे जिले के मदापुरा झील के पास उनसे जुड़ा एक दुर्लभ शिलालेख मिला है। उनका शासनकाल 644 ईसा से 681 ईसा तक रहा। उन्होंने अपने पिता पुलकेशिन द्वितीय की पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के हाथों हुई हार के बाद सिंहासन संभाला था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि पल्लवों से अपनी राजधानी वातापी को वापस जीतना था। उन्होंने वास्तुकला को भी बहुत बढ़ावा दिया और उनके समय में बने स्वतंत्र मंदिर आज भी चालुक्य कला की पहचान माने जाते हैं। बात करते हैं आदि शंकराचार्य की जिनका जन्म केरल के काल्डी में हुआ था। उन्होंने अद्वैत यानी गैर द्वैतवाद का विचार दुनिया को दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि ये आत्मा और परमात्मा अलग नहीं बल्कि एक ही है। उन्होंने सिखाया कि ये दुनिया जो हमें अलग अलग रूपों में दिखती है वो केवल माया या एक भ्रम है और इस सच्चाई को जान लेना ही मोक्ष है। उन्होंने भक्ति के महत्व को भी स्वीकार किया। भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने के लिए उन्होंने देश की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की जो श्रृंगेरी, द्वारकापुरी और बद्रीनाथ में स्थित हैं। उन्होंने भज गोविंदम और सौंदर्य लहरी जैसे कई महान साहित्यिक कार्यों की रचना भी की जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। बात करते हैं राजा पृथुराय की जिन्होंने 13वीं सेंचुरी की शुरुआत में कामरूप यानी आज के असम पर शासन किया था। वे खेन राजवंश से ताल्लुक रखते थे और अपनी वंशावली को नरकासुर से जोड़ते थे। ये शासक देवी कामतेश्वरी की पूजा करते थे जिन्हें देवी दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। पाल वंश के पतन के बाद खेन शासक स्थानीय सरदारों के रूप में उभरे और उन्होंने कामता साम्राज्य की नींव रखी। राजा पृथुराय की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने कामरूप पर हमला करने वाले बख्तियार खिलजी को युद्ध में हराया था जिसका जिक्र कानई वारसी शिलालेख में मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे जगतगुरु बसवेश्वर की जिनका जन्म 1131 ईस्वी में कर्नाटक के बागेवाड़ी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे 12वीं सेंचुरी के एक महान दार्शनिक, कवि और राजनेता थे और उन्होंने ही लिंगायत परंपरा की स्थापना की थी। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाई जिन्हें वचना के नाम से जाना जाता है। उन्होंने समाज में समानता पर जोर दिया, जातिगत भेदभाव को खत्म करने की वकालत की और आध्यात्मिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन किया। उनके मुख्य विचारों में कायक यानी काम को ही पूजा मानना और दासोह यानी धन का समान वितरण शामिल था। इतिहास के पन्नों में अगला नाम देवराय प्रथम का आता है जिनका शासनकाल 1406 से 1422 तक रहा। उनका जन्म विजयनगर साम्राज्य के संगम काल के दौरान हुआ था। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया और तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया जिससे शहरों और गांवों में नहर के जरिए सिंचाई संभव हो सकी। उनके समय में विजयनगर की भव्यता इतनी अधिक थी कि 1420 में इटली के यात्री निकोलो डी कॉन्टी ने इसकी यात्रा की और इसे शानदार वास्तुकला और समृद्धि वाला एक भव्य राजधानी शहर बताया। अब बात करते हैं संत कबीर दास की जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। उनके विचारों की मूल जड़ कर्म कांडों, जातिवाद और मूर्ति पूजा का विरोध करना था। उन्होंने निर्गुण भक्ति यानी एक निराकार ईश्वर पर जोर दिया। उनके द्वारा कहे गए छंदों को कबीर बीजक और कबीर ग्रंथावली जैसे ग्रंथों में संकलित किया गया है और उनके कई छंद सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। कबीर की कविताएं कई भाषाओं और बोलियों में जीवित हैं। कुछ कविताएं निर्गुण कवियों की विशेष भाषा संत भाषा में है तो कुछ को उलट बांसी के रूप में जाना जाता है जो रोजमर्रा के अर्थों को उलट कर लिखी गई हैं। अब बात करते हैं श्रीमंत शंकरदेव की जो 15वीं सेंचुरी के एक महान संत और समाज सुधारक थे। उनका जन्म असम के नागांव जिले के अलीपुखरी में हुआ था।
उन्होंने एक शरण धर्म की शुरुआत की जो भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति पर आधारित एक आंदोलन था। उन्होंने असमिया भाषा में कीर्तन घोषा जैसे भक्ति ग्रंथों की रचना की और भगवत पुराण का संक्षिप्त रूप गुणमाला भी लिखा। शंकरदेव ने कला के क्षेत्र में भी बहुत योगदान दिया। उन्होंने अंकिया नाट नामक एकांकी नाटक और पारंपरिक रंगमंच भौना की शुरुआत की जो आज भी सत्रों यानी वैष्णव मठों में आयोजित किए जाते हैं। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक सत्रीय नृत्य का विकास भी उन्हीं के प्रयासों का फल है। इसके बाद हम बात करेंगे संगीत की दुनिया के दिग्गज तानसेन की, जिनका बचपन का नाम रामतनु था। ग्वालियर में जन्मे तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। तानसेन की उपाधि उन्हें ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने दी थी। उन्होंने संगीत की शिक्षा स्वामी हरिदास से ली थी। तानसेन ने हिंदू देवताओं और अपने संरक्षकों जैसे रामचंद्र बघेला और अकबर के लिए ध्रुपद की रचना की। वे सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने मियाँ की, मल्हार मियाँ की टोड़ी और दरबारी जैसे प्रसिद्ध रागों की रचना की। आज भी उनके वंशजों और शिष्यों को सेनिया कहा जाता है। अंत में हम बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास की। अभी 2025 में उनकी 500th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और माना जाता है कि वे 1497 से 1532 सीई के बीच जन्मे थे। तुलसीदास जी ने वाराणसी के 80 घाट पर गंगा किनारे बैठकर अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। ये ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है कि इसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ब्रज भाषा में विनय पत्रिका और कवितावली जैसे महान ग्रंथ लिखे। वे रामानंदी संप्रदाय से जुड़े एक सुधारक और दार्शनिक थे। वे भगवान राम की सगुण भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका मानना था कि निर्गुण यानी निराकार ईश्वर और सगुण यानी साकार ईश्वर एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। उन्होंने हनुमान चालीसा और जानकी मंगल जैसी कई अन्य प्रसिद्ध रचनाएं भी हमें दी हैं। उन्होंने वाराणसी में भगवान हनुमान को समर्पित संकट मोचन मंदिर की स्थापना की थी। उनके द्वारा रचित रामचरितमानस पर आधारित रामलीला का प्रदर्शन आज भी हमारी संस्कृति का अटूट हिस्सा है, जिसे यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। इसके बाद हम बात करेंगे मेवाड़ राजस्थान के महान राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप की, जिनका जीवन काल 1540 से 1597 तक रहा। उनका जन्म कुंभलगढ़ किले में जयवंता बाई और उदय सिंह द्वितीय के घर हुआ था। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खान प्रथम और मान सिंह कर रहे थे। महाराणा प्रताप के बाद उनके पुत्र महाराणा अमर सिंह प्रथम ने सत्ता संभाली। इतिहास का एक और गौरवशाली अध्याय है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का, जिनका जीवन काल 1621 से 1675 तक रहा। 24 नवंबर 2025 को उनके 350th शहादत दिवस के रूप में मनाया गया है। उनका जन्म अमृतसर में हुआ था और वे छठे सिख गुरु हरगोविंद जी की सबसे छोटी संतान थे। उन्होंने पंजाब में चक नानकी शहर की स्थापना की थी, जिसे आज हम श्री आनंदपुर साहिब के नाम से जानते हैं। उन्हें हिंदी चादर के सम्मान से नवाजा गया क्योंकि उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता और भाईचारे का संदेश फैलाया। उन्होंने अंधविश्वास, जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ डटकर लड़ाई लड़ी और उनके भजन गुरु ग्रंथ साहिब में समानता और शांति का संदेश देते हैं। बात करते हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी की, जिनका समय 1630 से 1680 के बीच रहा। उनका जन्म 1630 में पूना के शिवनेरी किले में हुआ था। उन्होंने 1674 में रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया और वहां से राज्याभिषेक युग की शुरुआत हुई। शासन चलाने के लिए उन्होंने 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी महाराज जी ने 1654 में कल्याण के पास मराठा नौसेना की नींव रखी और पश्चिमी तट पर कई समुद्री किले बनवाए। उन्हें गुरिल्ला युद्ध रणनीति विकसित करने के लिए जाना जाता है, जिसकी मदद से उन्होंने 1659 में अफजल खान को पराजित किया था। चलिए शुरू करते हैं लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर से, जिनका समय 1725 से 1795 के बीच रहा। वे मालवा साम्राज्य की होलकर रानी थीं और उन्हें एक दार्शनिक रानी के रूप में भी जाना जाता है। उनका जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी गांव में हुआ था और उनका विवाह मल्हार राव होलकर के साथ हुआ था। पेशवा द्वारा उन्हें मालवा की कमान सौंपी गई और 1767 में वे इंदौर की शासिका बनी। अहिल्याबाई होलकर का योगदान सिर्फ शासन तक सीमित नहीं था। उन्होंने महेश्वर में कपड़ा उद्योग स्थापित किया, जो आज भी मशहूर महेश्वरी साड़ियों के लिए जाना जाता है। उन्होंने धार्मिक स्थलों के उद्धार के लिए अद्भुत काम किए, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 का निर्माण और काशी विश्वनाथ मंदिर की मरम्मत शामिल है। गुजरात में उन्होंने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और हरिद्वार से लेकर रामेश्वरम तक के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। नर्मदा नदी के तट पर बना महेश्वर किला उनकी स्थापत्य विरासत का प्रतीक है।
उन्होंने महिलाओं की एक सेना भी बनाई जो राज्य की रक्षा और महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण थी। इसके बाद हम बात करेंगे कित्तूर की रानी चेन्नम्मा कीजिन का। उनका विवाह कित्तूर के राजा मल्ला सर्जा से हुआ था। पति और पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने शिवलिंगप्पा को गोद लिया, लेकिन अंग्रेजों ने उसे उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। इसी के विरोध में 1824 में कित्तूर विद्रोह हुआ। ये विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ शुरुआती सशस्त्र संघर्षों में से एक था और किसी महिला के नेतृत्व में लड़े गए पहले उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों में गिना जाता है। हालांकि रानी चेन्नम्मा ने 1824 में पहली लड़ाई जीती थी, लेकिन बाद में उन्हें बंदी बना लिया गया और 1829 में जेल में ही उनका निधन हो गया। अब हम याद करेंगे भगवान बिरसा मुंडा जी को, जिनका समय 1875 से 1900 के बीच रहा। हाल ही में उनकी 150th जयंती के अवसर पर पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में हुआ था और वे मुंडा जनजाति से थे। उन्होंने बिरसैत नामक एक नए संप्रदाय की शुरुआत की और एकेश्वरवाद पर जोर दिया। उन्होंने आदिवासी समाज में सुधार की कोशिश की और लोगों के बीच वे धरती आबायानी धरती के पिता के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1899 में उल गुलानिया महान हलचल नामक मुंडा विद्रोह शुरू किया, जो आदिवासियों के जल जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक लड़ाई थी। अब हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की, जिनका असली नाम मूल शंकर था। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के मोरबी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और 1883 में राजस्थान के अजमेर में उनका निधन हुआ। उनके गुरु स्वामी विरजानंद सरस्वती थे, जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने की प्रेरणा दी। स्वामी जी को 1875 में पहली बार स्वराज यानी स्वशासन शब्द का इस्तेमाल करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने वेदों की ओर लौटा का नारा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि वेद ही हमारी विचारधारा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत काम किया, जैसे महिलाओं के लिए समान अधिकार और बाल विवाह के खिलाफ जंग। उन्होंने नियम बनाया था कि लड़कियों की शादी 16 साल और लड़कों की 25 साल से पहले नहीं होनी चाहिए। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश धार्मिक पुनरुत्थान और एक निराकार ईश्वर की पूजा पर जोर देती है। इसके बाद हम बात करेंगे दादा भाई नौरोजी की, जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन और भारत का अनौपचारिक राजदूत कहा जाता है। हाल ही में उनकी 200 जयंती पूरे देश में मनाई गई है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे और 3 बार इसके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1848 में स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की और लड़कियों के लिए कई स्कूल खुलवाए। उन्होंने पारसी समाज में सुधार के लिए रास्त, गुफ्तार अखबार और रहनुमाई मजदायासन सभा की शुरुआत की। उनकी सबसे महत्वपूर्ण देन धन के निष्कासन का सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटिश नीतियां भारत की संपत्ति को विदेशों में ले जा रही हैं। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस पर विस्तार से लिखा और वॉइस ऑफ इंडिया नाम का अखबार भी शुरू किया। अब बात करते हैं उस वीर सिपाही की, जिसने 1857 की क्रांति की पहली गोली चलाई, यानी मंगल पांडे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। वे 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में शामिल हुए थे। 1857 के विद्रोह में उनकी भूमिका बहुत अहम रही। उन्होंने सैनिकों को दी जाने वाली चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल के खिलाफ आवाज उठाई। 29 मार्च 1857 को उन्होंने कलकत्ता के पास बैरकपुर में खुलेआम बगावत कर दी, जिससे पूरे देश में 1857 की क्रांति की आग फैल गई। इसी साहस के कारण उन पर सैन्य अदालत में मुकदमा चला और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में ही उन्हें फांसी दे दी गई। अब बात करते हैं महात्मा ज्योतिराव फुले की, जिनका जन्म 1827 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। वे एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने छुआछूत और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई। उनकी निस्वार्थ सेवा को देखते हुए 11 मई 1888 को विट्ठल राव कृष्णजी वांडेकर ने उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया था। महात्मा फुले ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर महिला शिक्षा और विधवा विवाह जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्रांतिकारी काम किए। आपको जानकर गर्व होगा कि उन्होंने 1848 में पुणे के तात्या साहेब भिड़े के निवास पर लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका अर्थ है सत्य की खोज करने वाला समाज। उनकी लिखी किताबें जैसे गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म आज भी हमें समानता का पाठ पढ़ाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दक्षिण भारत के एक महान संत और दार्शनिक श्री नारायण गुरु जी की। उनका जन्म तिरुवनंतपुरम के पास चेम्पाझंथी में एक इज़हावा परिवार में हुआ था। उन्होंने समाज को एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा संदेश दिया, सभी मनुष्यों के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। उन्होंने महिलाओं के लिए समान अवसरों की वकालत की और पूरे केरल में कई स्कूल खोले।
1888 में उन्होंने अरुविपुरम आंदोलन शुरू किया ताकि सभी को मंदिरों में प्रवेश का समान अधिकार मिल सके। उन्होंने 1903 में एझावा समुदाय के उत्थान के लिए श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की और प्रसिद्ध वाइकोम सत्याग्रह को भी अपना समर्थन दिया। उनकी रचनाएं जैसे देव दस्तकम और अद्वैत दीपिका उनके आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई को दर्शाती हैं। हम बात कर रहे हैं सर चट्टूर शंकरन नायर की, जिनका जीवन काल 1857 से 1934 तक रहा। इनका जन्म 1857 में केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था। ये वो दौर था जब भारत में आजादी की पहली बड़ी लहर उठ रही थी। अगर हम इनके करियर की बात करें तो ये भारतीय राजनीति के बहुत ऊंचे शिखर तक पहुंचे। 1897 में अमरावती में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उससे सहयोग करने के लिए बनी इंडियन सेंट्रल कमेटी के भी ये अध्यक्ष रहे। उनकी काबिलियत को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें काफी सम्मान दिया। साल 1904 में उन्हें सम्राट द्वारा कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर की उपाधि दी गई और इसके कुछ समय बाद 1912 में उन्हें नाइटहुड यानी सर की उपाधि से भी नवाजा गया। सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि साहित्य और कानून की दुनिया में भी इनका योगदान अतुलनीय रहा। 1919 में जब भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा हो रही थी तब उन्होंने डिस्पैचेज ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में अपनी असहमति जताते हुए 2 मशहूर मिनट्स ऑफ डिसेंट लिखे थे। 1922 में उन्होंने गांधी एंड अनार्की नाम की एक किताब भी लिखी। इसके अलावा उन्होंने पत्रकारिता और कानून को बढ़ावा देने के लिएम द्रास रिव्यूओरम द्रास लॉ जर्नल की स्थापना भी की। सन 1934 में मद्रास में इनका निधन हो गया, लेकिन आज भी उन्हें जलियांवाला बाग के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किए गए उनके कड़े संघर्ष के लिए याद किया जाता है। हाल के समय में भी जब हम भारतीय इतिहास के कानूनी नायकों की बात करते हैं तो सर चट्टूर शंकरन नायर का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था के भीतर रहकर देश के हक की आवाज उठाई थी। अब बात करते हैं एम विश्वेश्वरैया की, जिनका जन्म 1861 में हुआ था और वे 1962 तक हमारे बीच रहे। हाल ही में 15 सितंबर को उनकी जयंती मनाई गई, जिसे हम पूरे देश में राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं। उनका जन्म कर्नाटक के मुद्दनहल्ली में हुआ था और उन्होंने पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनका योगदान वाकई बेमिसाल है। उन्होंने पांजरा नदी के पास एक पाइप साइफन बनाया, जिससे पानी के प्रबंधन में बहुत मदद मिली। उन्होंने दक्कन की नहरों में सिंचाई की एक ब्लॉक प्रणाली शुरू की, जिससे पानी का वितरण सही तरीके से हुआ और गंदे पानी की समस्या भी हल हो गई। इतना ही नहीं, उन्होंने पानी को नियंत्रित करने के लिए स्वचालित गेट भी विकसित किए। मैसूर के मशहूर कृष्णा राजा सागर बांध के निर्माण में वे मुख्य इंजीनियर थे। एक कुशल इंजीनियर होने के साथ साथ वे एक बेहतरीन प्रशासक भी थे। उन्होंने मैसूर के दीवान के रूप में अपनी सेवाएं दी और मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। वे एक विद्वान लेखक भी थे, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया और प्लानेड इकोनॉमी ऑफ इंडिया जैसी महत्वपूर्ण किताबें लिखी। उनकी इन्हीं महान सेवाओं के लिए साल 1955 में उन्हें भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। अब बात करते हैं एक और दिग्गज नेता विट्ठल भाई पटेल की, जिनका जीवन काल 1873 से 1933 तक रहा। अभी हाल ही में ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में उनके उस ऐतिहासिक पल के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया, जब अगस्त 1925 में वे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष बने थे। विट्ठल भाई पटेल का जन्म गुजरात के नाडियाड में हुआ था और वे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। वे अपने आप में एक प्रख्यात राजनीतिक नेता, वकील और समाज सुधारक थे। उनके योगदानों की बात करें तो उन्होंने भारत की आजादी के लिए सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर कड़ा संघर्ष किया। वे बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और 1918 में उन्हें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी चुना गया। साल 1922 में उन्होंने मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने 1923 से 1925 तक बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के रूप में भी शहर की सेवा की। अब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उनकी 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। साल 2014 से उनकी जयंती को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल ने अपने करियर की शुरुआत में 1917 में अहमदाबाद नगर निगम में स्वच्छता आयुक्त के रूप में काम किया। वे 1920 में गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जहां मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। उन्होंने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी सेवा दी और स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। उनके महान योगदानों के लिए उन्हें 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह सहयोग आंदोलन और बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई। आजादी के बाद उन्होंने रियासतों के एकीकरण, अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण और गुजरात में सहकारी आंदोलन में ऐतिहासिक योगदान दिया। अगले महान व्यक्तित्व हैं ईवी रामास्वामी, जिन्हें लोग प्यार से पेरियार कहते हैं, जिसका अर्थ है महान व्यक्ति। वे एक समाज सुधारक और तर्कवादी दार्शनिक थे, जिनका मानना था कि एक समान समाज के लिए सामाजिक समानता और वैज्ञानिक तर्कवाद बहुत जरूरी है। वे ज्योतिराव फुले और BR अम्बेडकर के विचारों से प्रभावित थे और शुरुआत में गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों जैसे खादी आंदोलन और अछूतों के मंदिर प्रवेश से भी प्रेरित हुए। उन्होंने कुड़ी अरासु नामक एक तमिल साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की और वायकोम सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन में भाग लिया। वायकोम सत्याग्रह में उनकी भूमिका के कारण उन्हें वायकोम वीरन की उपाधि मिली। उन्होंने समाज के हर वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में सरकारी अधिकार देने की वकालत की और 1932 में कम्युनिस्ट नेता सिंगारा वेलु चेट्टियार के साथ मिलकर आत्मसम्मान समाजवादी पार्टी का गठन किया। अब हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर की, जिनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक के पास भगूर गांव में हुआ था। वे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के समर्थक थे और उन्होंने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की, जो सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से आजादी चाहती थी। साल 1906 में उन्होंने लंदन में भारतीय छात्रों को एकजुट करने के लिए फ्री इंडिया सोसाइटी बनाई। उन्होंने 1857 की क्रांति परद फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक प्रसिद्ध किताब लिखी। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण 1910 में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो लगभग 50 वर्षों की कठिन कैद थी। जेल से बाहर आने के बाद भी उन्होंने समाज सुधार के कार्यों में हिस्सा लिया और छुआछूत के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चलाया। अब हम बात करेंगे गोविंद बल्लभ पंत जी से, जिनका जीवन काल 1887 से 1961 तक रहा। इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। उन्होंने समाज सेवा और राजनीति की शुरुआत 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना के साथ की। 1923 में वो स्वराज पार्टी के टिकट पर यूनाइटेड प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की योजना बनाने के कारण 1930 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। आजादी के बाद वह उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 1955 से 1961 के दौरान भारत के गृह मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में राज्यों का भाषाई पुनर्गठन जैसा महत्वपूर्ण कार्य हुआ। उनके इन महान कार्यों के लिए 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब हम बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जिनका जन्म 1888 में हुआ और निधन 1975 में। भारत के इस दूसरे राष्ट्रपति के जन्मदिन को हम हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पूर्वी धर्म और नैतिकता के प्रोफेसर रहे। 1930 के दशक में उन्होंने राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया और 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत भी रहे। उन्होंने 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति और फिर 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की। उन्हें पूर्वी और पश्चिमी दर्शन की तुलना करने और भारतीय दर्शन को पश्चिमी दुनिया को समझाने के लिए जाना जाता है। उनकी लिखी महान किताबों में प्रिंसिपल उपनिषद और इंडियन फिलॉसफी शामिल है। उन्हें 1931 में नाइटहुड और 1954 में भारत रत्न मिला था। अब हम बात करेंगे आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की, जिनका समय 1891 से 1956 तक रहा। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में एक आदर्श समाज की अपनी कल्पना को विस्तार से बताया है। उन्होंने समाज को संगठित करने के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा और 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जैसे कई संगठनों की शुरुआत की। उन्होंने मराठी भाषा में मूक नायक और जनता जैसे पत्र भी निकाले ताकि दबे कुचले लोगों की आवाज बुलंद की जा सके। उन्होंने 1927 में पानी के अधिकार के लिए महार सत्याग्रह और 1930 में काला राम मंदिर प्रवेश जैसे महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी लिखी किताबें जैसे द अनटचेबल्स और बुद्ध एंड हिज धम्म आज भी हमें समानता की राह दिखाती हैं। बात करते हैं आचार्य विनोबा भावे की, जिनका जीवनकाल 1895 से 1982 तक रहा। महाराष्ट्र के गागोदे में जन्मे विनोबा जी को भारत का राष्ट्रीय शिक्षक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। उन्होंने साबरमती आश्रम में छात्रों को पढ़ाया और खादी व शिक्षा जैसे रचनात्मक कार्यों पर जोर दिया। उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही के रूप में भाग लिया और 1951 में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन शुरू किया। गीताई और स्वराज्य शास्त्र जैसी उनकी रचनाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। इसके बाद हम एक युवा क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा को याद करते हैं, जिन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान दे दी।
पंजाब के सराभा गांव में जन्मे करतार सिंह 15 साल की उम्र में गदर पार्टी के सदस्य बने और गदर अखबार के पंजाबी संस्करण का काम संभाला। वो भारत लौटकर सैनिकों को विद्रोह के लिए तैयार करना चाहते थे, लेकिन लाहौर साजिश केस में उन्हें 1915 में फांसी दे दी गई। अगले नायक हैं अल्लूरी सीताराम राजू, जिन्हें स्थानीय लोग मन्यम वीरुडू यानी जंगलों का नायक कहते थे, जिनका जीवन काल 1897 से 1924 तक रहा। इनका जन्म 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश के भीमावरम के पास मोगल्लू नामक स्थान पर हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी के विचारों और उनके असहयोग आंदोलन से बहुत गहराई से प्रभावित थे। उन्होंने आदिवासियों को प्रेरित किया कि वे औपनिवेशिक अदालतों का बहिष्कार करें और न्याय के लिए अपनी स्थानीय पंचायत अदालतों का सहारा लें। गांधी जी के पदचिन्हों पर चलते हुए उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए भी राजी किया। उनका सबसे बड़ा योगदान रंपा विद्रोह था, जिसे स्थानीय भाषा में मन्यम विद्रोह भी कहा जाता है, जिसका अर्थ वन क्षेत्र होता है। अपनी बहादुरी के कारण उन्हें स्थानीय लोगों द्वारा मन्यम वीरुडू यानी जंगलों का नायक कहकर पुकारा जाता था। अगस्त 1922 में श्री अल्लूरी सीताराम राजू ने ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन की शुरुआत की थी। बात करते हैं खेल की दुनिया के जादूगर मेजर ध्यानचंद की। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। एक सैनिक के रूप में अपना सफर शुरू करने वाले ध्यानचंद जी ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई। उनके सम्मान में ही 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। उन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और आज देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। हम बात करते हैं सुखदेव थापर की, जिनका जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ था। सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के एक बहुत ही सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में क्रांतिकारियों की छोटी छोटी टोलियां या सेल्स बनाने का काम किया, ताकि देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा सके। साल 1926 में उन्होंने लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका मुख्य मकसद नौजवानों को आजादी के संघर्ष के लिए एकजुट करना था। सुखदेव कई क्रांतिकारी गतिविधियों में सबसे आगे रहे। साल 1929 में उन्होंने जेल में बंद कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। इसके अलावा साल 1928 का लाहौर षड्यंत्र केस बहुत मशहूर है। सुखदेव अपने साथी शिवराम राजगुरु और भगत सिंह के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन गलती से उन्होंने जेपी सैंडर्स को गोली मार दी। इसी वजह से 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में सुखदेव को भगत सिंह और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। इस दिन को आज भी हम शहीद दिवस के रूप में याद करते हैं। अब बात करते हैं MS स्वामीनाथन की, जिन्हें हाल ही में भारत सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी किया है। उन्हें दुनिया भर में बहुत सम्मान मिला है, जैसे कि साल 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और साल 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार भी उन्हें ही दिया गया था। इसके अलावा उन्हें यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक जैसे कई बड़े पुरस्कार मिले हैं। स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने खेती के तरीके बदलकर भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग की अध्यक्षता भी की थी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी थी, जिसे स्वामीनाथन रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि कैसे किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है और खेती को मुनाफे वाला काम बनाया जा सकता है। बात करते हैं भूपेन हजारिका की, जो असम के रहने वाले थे। उन्हें प्यार से ब्रह्मपुत्र का कवि और सुधा कंठ भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कोकिल जैसी आवाज वाला। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी बड़े नागरिक सम्मान दिए गए हैं। उन्होंने मानुहे मानुहार बाबे और विस्तीर्ण पारोरे जैसे सदाबहार गाने बनाए, जिनमें असम की लोक संस्कृति के साथ साथ इंसानियत और न्याय का संदेश भी छिपा हुआ है। उनके गीत आज भी लोगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की। डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने साल 1994 से 2003 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। उनके नेतृत्व में भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में कई बड़ी कामयाबी हासिल की। उन्हीं के समय में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV पूरी तरह से काम करने लगा और भारत ने पहली बार भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी GSLV की सफल उड़ान भरी। इसके अलावा उन्होंने पृथ्वी का निरीक्षण करने वाले भास्कर 1 और भास्कर 2 जैसे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने में भी अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला, जिसे एस्ट्रोसैट कहा जाता है, उसकी कल्पना और नींव भी उन्हीं के कार्यकाल में रखी गई थी। अंतरिक्ष के अलावा डॉक्टर कस्तूरी रंगन का योगदान हमारी शिक्षा प्रणाली में भी बहुत बड़ा है।
उन्होंने साल 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता की थी, जिसने भारत में शिक्षा के पूरे ढांचे को बदलने का सुझाव दिया था। यही नहीं, उन्होंने हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए भी बहुत काम किया है। उन्होंने एक 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय कार्य समूह का नेतृत्व किया था, जिसे पश्चिमी घाट जैसे संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा पर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया था कि पश्चिमी घाट का लगभग 37% हिस्सा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील घोषित किया जाना चाहिए, ताकि हमारी प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित रखा जा सके।